हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो इसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 8वां चैप्टर, और जो चैप्टर का नाम था वो था प्रमुख नियम। जो कि चैप्टर ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए तो है ही, बाकी की आगे जो टेट और सीटेट होता है और सुपर टेट उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है और क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है, ताकि आप लोग क्या कर सको, चीज़ों को कनेक्ट सको, ताकि आप लोग क्या कर सको, चीज़ों को कनेक्ट कर सको। अगर क्लास मिस कर दोगे तो फिर क्या होगा, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि ये क्या होता है। इसी तरीके से मैंने आपको हर एक मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था कि जो ब्रूनर है मतलब, और क्या कहा जाता है, लेव वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सब इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और बाकी जो बचे हैं तो उनको मैं आपको क्या करूँगी, करा दूँगी। अब ज़्यादा बड़ा हम लोग का चैप्टर नहीं बचा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलना है और क्लास क्या करनी है, बिल्कुल क्रम से लेते चलनी है। तो चलिए हम लोग जाते हैं, आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुकूलन के बारे में, कि जो अनुकूलन होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एडाप्टेशन। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि जो एडाप्टेशन होता है ये क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कहा गया है कि नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन, ये क्या होता है, अनुकूलन होता है। यानी नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपको नहीं मिल जाए लेकिन और कोई चीज़ क्या हो, पुरानी जानकारी हो, तो दोनों के बीच आप क्या कर लो, संतुलन बना लो। तो यही हमारा अनुकूलन होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं पर गए, मान लीजिए कहीं पर ही गए, तो मान लीजिए आप जैसे पहले रह रहे हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उतनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना मिल पाए, हो सकता है। क्या मतलब क्या हो, क्या आपको पहले ज़्यादा मिल रही हो तो शायद अब उतनी मिल ना पाए, या तो फिर पहले मतलब कम मिल रही हो तो अब ज़्यादा मिलने लगी हो। लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, यानी कोई परेशानी नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप गए तो वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, गर्मी जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ पे कम लग रही थी, लेकिन आप दूसरी जगह गए तो वहाँ पे ज़्यादा लगने लगी, लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे हो। क्या अपने आप उस हिसाब से ढाल ले रहे हो उसी माहौल में। तो वही कहा गया कि नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा अनुकूलन होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आत्मसात समावेशन, इसको बोलते हैं एजिमिलेशन। ठीक, इसके बाद आता है समायोजन, समायोजन यानी सामंजस्य, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। चलिए अब जानते हैं कि ये क्या होता है, आत्म सात समावेशन और समायोजन, इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं आत्मसात या समावेशन के बारे में कि ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि नई जानकारी को ग्रहण करना, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में ऐड या जोड़ना। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नई जानकारी को ग्रहण करना और नई जानकारी में क्या करना, पुरानी जानकारी को जोड़ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आत्मसात। ठीक, या इसी को बोलते हैं समावेश। इसमें क्या होता है, इसमें नई जानकारी को ग्रहण किया जाता है, लेकिन क्या होता है, पुरानी जानकारी को इसमें थोड़ा जोड़ दिया जाता है। जैसे क्लास में ये होगा, आपसे टीचर ने पूछा, मतलब कोई भी चैप्टर आ गया तो उसमें आ गया आपके परिवार के बारे, मतलब जैसे चैप्टर आ गए कि परिवार के सदस्यों के बारे में, मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया आपको। ठीक, तो कोई उसमें चैप्टर है जो कि फैमिली से रिलेटेड है, तो टीचर क्या करेंगे, आपसे ही पूछने लगे। उस बुक में तो पूछ लिया कि इसके मतलब जो भी बच्चे हैं तो इनके मम्मी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, कि इनके भाई का क्या नाम है, इनकी बहन का क्या नाम है। तो ये क्या हुआ, ये तो उनका बुक का चैप्टर होगा। इस बार वही टीचर आपसे पूछ ले कि अपने आप फैमिली में बता डालो कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, इनके सब। तो ये क्या हुआ, ये तो यही हुआ ना कि नई जानकारी को ग्रहण किया, लेकिन इससे क्या हुआ, पुरानी जानकारी को ऐड किया। ठीक, तो ये तो यही हो गया ना। इसमें क्या हुआ, इसमें नई जानकारी के द्वारा पुरानी जानकारी को ऐड कर दिए गए। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा आत्मसात। अब चलिए जानते हैं समायोजन या सामंजस्य, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाती है, तो दोनों जानकारी का समझना और उसमें पुरानी जानकारी में परिवर्तन लाना, ये क्या होता है, ये समायोजन या समंजन। समंजन का मतलब ये क्या होता है, जब थोड़ा क्या हो, समंजन की स्थिति आ जाए, यानी कोई चीज़ क्लियर न समझ में आए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया कि नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाती है, दोनों जानकारियों को समझना और उसमें पुरानी जानकारी में परिवर्तन लाना। क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाती है। ठीक, मान लीजिए इन लोगों को क्या हुआ, कोई नई जानकारी
जानकारी मिली, लेकिन क्या हो गई, जो पुरानी जानकारी थी तो उनको लगा कि नहीं ऐसा बताया गया था, लेकिन ऐसा तो ही नहीं है, कि ये चीज़ क्या है, थोड़ा अलग है। तो दोनों जानकारी में समझना और उसमें पुरानी जानकारी में परिवर्तन लाना, यानी वो इस चीज़ को समझें कि जो हमारी पहले की जानकारी थी ये हमारी क्या है, गलत है, तो हमें क्या करना है, उसमें परिवर्तन लाना है। ठीक है, हमारा क्या होता है, ये समायोजन होता है। इसका मतलब यही होता है कि नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाती है, तो दोनों जानकारी को समझना और उसमें क्या करना, परिवर्तन लाना। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा समायोजन होता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो समायोजन होता है और आत्मसात समावेशन होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है और इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक है वो है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। चलिए अब जानेंगे कि जो ये जेरोम ब्रूनर थ्योरी है ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे के तरह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने भी किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का दिया था। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो ये जेरोम ब्रूनर थे इन्होंने भी क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बताया है। कह रहे हैं कि ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो ब्रूनर साहब हैं तो इन्होंने क्या किया है, अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, ये कह रहे ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया है, 3 अवस्थाओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं वो जो 3 अवस्थाएं हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं। पहले आती है अधिगम सक्रियता। क्या आती है, अधिगम या सक्रियता, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनएक्टिव। क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। ये कितने से होती है, ये होती है 0 से लेके कितने साल तक की होती है, 1 साल तक की। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, अधिनियम सक्रिया, या इसी को बोलते हैं इन कैनिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक, ये कितनी होती है, 0 से 1 साल तक की होती है। और जो वो होता है परिवार परखता या स्थूल, इसको बोलते हैं इनकॉनिक। यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इनएक्टिव की जगह इनकॉनिक कर लीजिएगा। ठीक, ये वाली मतलब एक्टिव हो गया है तो आप लोग क्या करिएगा, इसकी जगह कर लीजिएगा इनकैनिक। और इसको जो मतलब कि वो होता है, क्या कहा जा रहा है, ये जो प्रतिभार परखता या स्थूल है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आइकॉनिक। ठीक, ये कितनी से होती है, ये होती है 1 से लेकर 7 साल तक की। इसके बाद जो हम लोग की अगली आती है वो आती है संकेतिकता या प्रतीकात्मक, ये होती है हमारी सिंबॉलिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक। तो आप लोग को याद रखना है कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 3 अवस्थाएं दी हैं। पहली बताया है अधिनियम सक्रियता, इसको बोलते हैं इनएक्टिव या इनकॉनिक, मतलब कि इनएक्टिव या इनकॉनिक कुछ भी लिख लीजिएगा। मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, इनएक्टिव का मतलब क्या होगा, इसमें सक्रियता, इसी को बोलते हैं अधिनियम। और जो दूसरी आ रही है वो आ रही है प्रतिभार परखता स्थूल, ये इसको बोलते हैं आइकॉनिक। ये होती है इनकॉनिक और ये होती है आइकॉनिक। ये होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। और फिर जो आती है तीसरी वो होती है संकेतिकता या प्रतीकात्मक, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक। ये होती है 7 साल से लेके मतलब जो आगे की एज होती है ये क्या होती है, ये होती है सिंबॉलिक। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं थी वो कितनी थी, 3 थी। और कौन कौन सी थी, इसके बारे में समझ में आया होगा। एक होती है अधिनियम सक्रियता, इसको बोलते हैं इनएक्टिव। फिर इसकी ये जो होती है वो होती है 0 से लेकर 1 साल तक की। इसके बाद जो आती है प्रतिभार परखता या इसी को बोलते हैं स्थूल, इसको बोलते हैं आइकॉनिक, जो कि होती है 1 से लेकर 7 साल तक की। फिर जो तीसरी आती है वो आती है संकेतिकता या प्रतीकात्मक, ये इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक, जो कि होते हैं 7 साल के ऊपर की एज। ठीक, अब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और डीप में पढ़ेंगे। जो पहली आ रही है वो आ रही है अधिनियम सक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए जानते हैं कि जो अधिनियम या संक्रियात्मक अवस्था होती है ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत में बच्चा बोल नहीं पाता, खुद की क्रियाओं के द्वारा चीज़ें बताता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चा नहीं बोल पाता। आप लोग खुद देखा होगा कि क्या बच्चा बोल पाता है, जो हमारा 0 मतलब कि बहुत छोटा होता है, 1-2 मंथ का, बहुत मतलब बहुत कम छोटा, बहुत ज़्यादा ही छोटा हुआ, तो क्या करता है, वो चीज़ों को बोल पाता है क्या, नहीं बोल पाता है। तो वो क्या करता है, अपनी क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, बताता है। भूख लगने पर रोएगा, खुश होना, हंसना, मुस्कुराना, मतलब वो क्या किया करता है कि जैसे उसे कोई दिक्कत होगी तो बच्चा क्या किया करता है, रोया करता है। बचपन में अगर उसे भूख लगी होगी या प्यास कुछ भी मतलब होगा, प्यास लगी होगी या कोई दुख तकलीफ होगी तो क्या किया करता है, रोया करता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। और जब उसे कुछ अच्छा फील होता है तो वो क्या करने लगता है, हंसने लगता है। यही हमारी क्या होती है, अधिनियम संक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, 0 से लेकर 1 साल तक की। जब बच्चा 0 से 1 साल तक का होता है तब वो क्या करता है, अपनी क्रियाओं के द्वारा चीज़ों को बताता है, यानी बोल नहीं पाता है तो क्या करता है, भूख लगने पर रोएगा,
खुश होना, मुस्कुराना, ये सब क्या करता है, बच्चे की हरकतें होती है। अब चलिए हम लोग जो दूसरा है उसके बारे में जानते हैं कि अब जो दूसरी अवस्था आ रही है वो क्या आ रही है। दूसरी अवस्था आ रही है प्रतिभार परकता या प्रतिबिंबात्मक अवस्था या स्थूल, ये इसी को बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। इसकी जो एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये होती है 1 से लेके 7 साल तक की। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होती है। कहा गया है कि बच्चा केवल किसी वस्तु को तब तक याद रखता है जब तक वह उसके सामने होती है, तब तक याद रखता है, फिर क्या होता है, भूल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ होती है तो बच्चा तब तक याद रखता है जब तक वो क्या है, उसकी आंखों के सामने है। लेकिन अगर वो चीज़ उसकी आंखों के सामने से हट जाए तो फिर बच्चा क्या होता है, भूल जाता है। जैसे दूध की बोतल देखते ही जीभ घुमाना, हटाते ही भूल जाना। यानी उसके पास अगर दूध की बोतल लेके जाओगे तो क्या करता है, पीने के लिए कोशिश करता है कि नहीं करता, आप लोगों ने खुद देखा होगा। लेकिन अगर हटा दो तो उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस एज में बच्चा की जो हरकतें होती हैं यानी इसी तरीके की होती है। बच्चा क्या करता है, बच्चा केवल किसी वस्तु को तब तक याद रखता है जब तक वह उसके सामने होती है, तब तक याद रखता है, फिर क्या होता है, फिर वो भूल जाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है, ये जो एज होती है ये होती है हमारी प्रतिभार परकता या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या इसी को बोलते हैं स्थूल, या इसी को बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की तीसरी अवस्था आ रही है वो आ रही है संकेतिकता। जो हम लोग की तीसरी अवस्था आ रही है वो कौन सी आ रही है, संकेतिकता या प्रतीकात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों को वास्तविक रूप में नहीं देखा या दिखा सकते हैं, उसके लिए प्रतीक या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ें क्या होती हैं, कोई चीज़ें जिनको हम लोग वास्तविक में नहीं दिखा सकते हैं यानी उनको रियल नहीं दिखा सकते, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक, या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से बताते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ग्लोब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लोब हुआ करता है उसमें क्या होता है, सब चीज़ लिखी रहा करती है, लिखी रहा सब मतलब लिखी रहती है कि नहीं लिखी रहती है, मतलब हर चीज़ पूरा मतलब जो मैप होता है उसमें हर चीज़ की नॉलेज मतलब एक साथ हम लोग को मिल जाती है नहीं मिल जाती। वो जो गोल गोल होता है ग्लोब होता है उसका आकार, तो उसमें क्या रहता है, हम लोग को सब कुछ लिखा रहता है। तो वो क्या हमारा वही है, मतलब कि कहा गया है कि कुछ चीज़ों को वास्तविक रूप में नहीं देखा या दिखा सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा ग्लोब हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ये ब्रोनर का सिद्धांत था वो यहाँ से समाप्त होता है। तो आप लोगों को जिनके सिद्धांत था बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इनके अनुसार जो अवस्थाएं बताई तो बच्चे किस तरीके से हरकतें करते हैं। अब जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आएंगे वो आएंगे लेओ वाइगोत्स्की साहब। इनके बारे में जानते हैं कि जो लेओ वाइगोत्स्की थ्योरी है ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेट सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करिए, समझते चलिए चीज़ों को और नोट्स भी बनाते चलिए और क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए। तो कहा जा रहा है लेओ वाइगोत्स्की का जन्म, सबसे पहले जानते हैं कि जो लेओ वाइगोत्स्की हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1896 से 1934 में। कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। और इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये आप लोगों को याद रखना है, आ जाएगा कि जो लेओ वाइगोत्स्की थे इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, ये क्या थे, ये इनका सिद्धांत था। फिर इनकी जो बुक थी उनके बुक के बारे में जानते हैं कि जो इनकी बुक थी वो क्या थी। इनकी बुक थी थॉट एंड लैंग्वेज, क्या थी, थॉट एंड लैंग्वेज। और दूसरी बुक क्या थी, माइंड इन सोसाइटी, ये क्या थी, ये इनकी बुकें थी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्होंने क्या कहा है। और इन्होंने अब मतलब जो आगे आ रहा है वो आ रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगर देखा जाए तो समाज में मौजूद संस्कृति और भाषा के कारण ही व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सक्षम हो पाता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर देखा जाए समाज में तो बच्चा संस्कृति और भाषा के कारण ही क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में सक्षम हो पाता है। संस्कृत क्या होती है और भाषा क्या होती है। संस्कृत मान लीजिए वो है कि जैसे आप लोग हिंदू धर्म से हो तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, अपने मंदिर में जाओगे पूजा करने। इसी तरीके से मतलब और भी कास्टें होती हैं जो लोग मतलब
मुस्लिम लोग हैं तो वो लोग कहाँ पे जाया करते हैं, मस्जिद में जाया करते हैं। तो ये क्या, ये हमारी संस्कृति। इसी तरीके पहनावे से भी ले लीजिए कि जो हिंदू लोग होते हैं वो लोगों का पहनावा दूसरा होता है, जो मतलब दूसरे होते हैं तो उन लोगों का सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हमारी संस्कृति। और भाषा के बारे में लीजिए, जो भाषा होती है तो क्या वो हर जगह की सेम होती है, क्या नहीं होती, अलग अलग होती है। तो वही कहा गया है कि अगर देखा जाए तो समाज में मौजूद संस्कृति और भाषा के कारण ही व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, सक्षम हो पाता है। इसलिए कहा जाता है बच्चा होता है, बच्चा जिस संस्कृति का है तो वो क्या करता है, बचपन से देखते आता है, वैसे ही क्या होता है, सुनते आता है। तो उसी तरीके से बच्चे में क्या होता है, इफेक्ट पड़ जाता है। तो वही कहा गया है कि अगर देखा जाए तो समाज में मौजूद संस्कृति और भाषा के कारण ही व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, सक्षम हो पाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम, जो वाइगोत्स्की साहब हैं इनके जो सिद्धांत हैं इनको और किन नामों से जाना जाता है। पहला कह रहा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास और दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। ये क्या है, ये इनके अन्य नाम है। तो यहाँ तक की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, चीज़ों को समझा भी होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में और आगे के जो टॉपिक होंगे उनको डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलिए, नहीं तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाएगी। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े, वहाँ पर भी कुछ कराई जाती है, पीडीएफ वगैरह सब चीज़ मिलती है और वहाँ पर भी क्या होता है, नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।